हेलो दोस्तों, मेरी कहानी में आप सभी स्वागत है। दोस्तों, सरफराज उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद के मोहल्ला रिसालदारान के रहने वाले उस्मान का बेटा था। करीब 5 साल पहले उसका निकाह जिले के ही ककोर थाना क्षेत्र के गांव बीघेपुर की दरक्षा के साथ हुआ था। शादी के बाद दरक्षा के मायके वाले दिल्ली में आकर बस गए थे। पिछले 10 दिनों से दरक्षा मायके में थी। 2 जनवरी को सरफराज उसे लेने गया था। अगले दिन वह उसे लेकर वापस आ रहा था, तभी कोई काम होने की बात कहकर सरफराज गाजियाबाद में रुक गया था। दरक्षा वहां से अकेली ही घर आ गई थी। दरक्षा काफी खूबसूरत थी, उसे इस बात का गुमान भी था, इसलिए वह निकाह के बाद भी खूब बनसुमर कर रहती थी। खुश रहना उसकी आदत में शुमार था, लेकिन 3 जनवरी 2017 की शाम को उसके चेहरे पर उदासी और परेशानी झलक रही थी। इसकी वजह था उसका शौहर सरफराज। न सिर्फ दरक्षा बल्कि उसके ससुर सहित घर के अन्य लोग भी परेशान थे। वजह यह थी कि सरफराज लापता हो गया था। परेशान ससुर ने दरक्षा से पूछा, बहू, घर से जाते वक्त उसने कुछ कहा था तुमसे? उन्होंने कहा था कि 1 घंटे बाद घर लौट आऊंगा, लेकिन पता नहीं कहाँ रह गए। मुझे पता होता कि वह लौट कर नहीं आएंगे तो मैं उन्हें जाने ही नहीं देती। दरक्षा ने उदास स्वर में जवाब दिया। उसे तो कहीं कोई काम भी नहीं था, फिर अचानक ऐसा कौन सा काम निकल आया कि उसे रुकना पड़ गया। मैं क्या बता सकती हूँ, मैं तो खुद ही उनका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। सरफराज अचानक कहाँ लापता हो गया, वह घर क्यों नहीं आया, यह बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन सभी लोग दरक्षा को शक की निगाहों से देख रहे थे। इससे वह और भी ज्यादा परेशान थी। कई घंटे बीतने पर भी जब सरफराज नहीं आया तो सभी को चिंता होने लगी। सरफराज के गाजियाबाद में रुकने की बात घर वालों को दरक्षा ने बताई थी। यह अलग बात थी कि कोई भी उसकी बात पर भरोसा नहीं कर रहा था। इसकी वजह यह थी कि सरफराज सीधा सादा युवक था। उसने घर वालों से कहा था कि वह दरक्षा लेकर सीधे घर ही आएगा। गाजियाबाद में न तो उसकी कोई रिश्तेदारी थी और न ही कोई काम ही हो सकता था। दरक्षा के रिश्ते भी उससे तल्खी भरे थे। तल्खी की वजह थी दरक्षा के बहके कदम। उसके अपने मायके के गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध थे और यह बात किसी से छिपी नहीं थी। इस बात को लेकर शौहर बीवी के बीच अक्सर तकरार होती रहती थी। सरफराज के घर वालों ने अपने स्तर पर उसकी खोजबीन की तो उन्हें कहीं से पता चला कि सरफराज को बीघेपुर गांव के सत्यवीर के साथ देखा गया था। सत्यवीर ही वही युवक था जिसके दरक्षा से प्रेम संबंध थे। परेशान हाल सरफराज के घर वाले थाना ककोर पहुंचे और थाना प्रभारी वी.के. मिश्र से मिलकर उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने सरफराज की गुमशुदगी दर्ज कराकर अपना शक सत्यवीर और उसके साथियों पर जाहिर किया। अगले दिन कुछ लोग सरफराज की गुमशुदगी को लेकर एसएसपी सोनिया सिंह से मिले तो उन्होंने इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए। एसपी सिटी मान सिंह चौहान के निर्देशन में थाना प्रभारी वी.के. मिश्र इस मामले की जांच में जुट गए। पुलिस ने दरक्षा से पूछताछ की तो वह शौहर के गायब होने को लेकर परेशान होने की बात कहकर सवालों के जवाब देने से बचती रही। इससे पुलिस का शक उस पर और भी बढ़ गया। पुलिस ने सख्ती की तो दरक्षा ने बताया कि सरफराज को सत्यवीर अपने 2 साथियों नितिन और रवि के साथ ले गया था। यह जानकर सभी को अनहोनी की आशंका सताने लगी। पुलिस सत्यवीर और उसके साथियों की तलाश में जुट गई। अगले दिन यानी 5 जनवरी को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सत्यवीर अपने साथियों के साथ मारुति जैन कार नंबर DL2CA 1537 से हसनपुर गांव की ओर आएगा। पुलिस उसकी सरगर्मी से तलाश में जुटी थी। थाना प्रभारी वी.के. मिश्र ने सड़क पर नाका लगाकर अपने साथियों हेड कांस्टेबल कारेलाल,
कांस्टेबल जनेश्वर दयाल, हेमंत, महिला कांस्टेबल मीनाक्षी और मुन्नी देवी के साथ चेकिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद पुलिस को बताए गए नंबर की कार आती दिखाई दी तो उन्होंने उसे रोक लिया। सूचना सटीक थी। कार में वही तीनों युवक सवार थे जिनकी पुलिस को तलाश थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर उन तीनों से पूछताछ शुरू हुई तो पहले तो उन्होंने पुलिस को बरगलाने का प्रयास किया, लेकिन जल्दी ही उन्होंने बता दिया कि वे लोग सरफराज की हत्या करके उसकी लाश को ठिकाने लगा चुके हैं। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर बीघेपुर गांव के जंगल में एक गड्ढे से सरफराज की लाश बरामद कर ली। हत्या की खबर से गांव में सनसनी फैल गई। शव मिलने की सूचना पर एसडीएम कन्हई सिंह और सीओ यशवीर सिंह भी आ पहुंचे थे। पुलिस ने पंचनामा तैयार कर मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और उसके घर वालों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। सत्यवीर और उसके दोस्तों से हुई पूछताछ के बाद दर्क्षा को भी गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि इस साजिश में वह खुद भी शामिल थी। पुलिस ने सभी से विस्तार से पूछताछ की तो सत्यवीर और दर्क्षा ने पुलिस को सरफराज की हत्या की जो कहानी सुनाई, वह अवैध संबंधों के फेर में पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ षड्यंत्र करके अपने शौहर को रास्ते से हटाने की कहानी थी। खूबसूरत दर्क्षा को जो भी युवक देखता आहें भर कर रह जाता था। यह बात अलग थी कि पारिवारिक बंदिशों के चलते वह अपने अरमानों की बगिया में किसी युवक को स्थान नहीं दे सकी थी। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता? जवानी की दहलीज पर खड़ी दर्क्षा की जिंदगी में सत्यवीर ने प्रवेश किया। दोनों एक ही गांव के रहने वाले थे। आते जाते सत्यवीर अक्सर उसे देखता रहता था। दर्क्षा कोई नादान नहीं थी। उसकी निगाहों की भाषा वह बखूबी समझती थी। वह कब उसके दिल में बस गया, इसका उसे पता तक नहीं चला। चाहत दोनों ओर थी, फलस्वरूप जल्दी ही दोनों चोरी छिपे मिलने लगे। उनका प्यार परवान चढ़ पाता। इसी बीच घर वालों ने दर्क्षा का निकाह सरफराज से कर दिया। ससुराल आकर दर्क्षा ने घर गृहस्थी में मन लगाना शुरू किया, लेकिन वह सत्यवीर को पूरी तरह भूल नहीं सकी। वक्त अपनी गति से चलता रहा। विवाह के 1 साल बाद दर्क्षा ने एक बेटे को जन्म दिया। सरफराज के आर्थिक हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। दर्क्षा ने अपने भावी शौहर को लेकर जो सपने संजोए थे, उन पर वह खरा नहीं उतरा था। वह उसकी चाहतों का भी उस ढंग से ख्याल नहीं रख पाता था जैसा वह चाहती थी। दर्क्षा का मायके आना जाना लगा रहता था। सत्यवीर उसे जब भी देखता तो देखता ही रह जाता। सत्यवीर ने दोबारा डोरे डाले तो दर्क्षा ने इस बार भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। एक दिन उसने दर्क्षा को रास्ते में रोककर पूछा, कैसी को दर्क्षा? बस अच्छी हूँ, वो आह भर कर बोली। कभी भी किस्मत भी कैसा मजाक करती है। इंसान जो चाहता है वो उसे नहीं मिलता। उसका इशारा समझकर दर्क्षा उसकी नजरों से नजरें मिलाकर बोली, लेकिन इंसान को कोशिश भी नहीं छोड़नी चाहिए। कौन जाने किस्मत कब जाग जाए। दर्क्षा का मनमाफिक जवाब सुनकर सत्यवीर बहुत खुश हुआ। उसका हौसला बढ़ गया। इसके बाद उनके बीच फोन पर बातें और छिप छिप कर मुलाकातें होने लगी। एक दिन दोनों एकांत में मिले तो सत्यवीर ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ दर्क्षा, और तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बनाना चाहता था, लेकिन तुम क्या जानो, मैंने भी तुम्हें कभी भुलाया नहीं है। तुम पहले शख्स थे जिसके लिए मेरे दिल में चाहत पैदा हुई थी। सपनों में तुम्हें ही शौहर के रूप में देखती थी। दर्क्षा की बातें सुनकर सत्यवीर ने बाहें फैलाई तो वह कटी डाल की तरह उनमें आ गिरी। यह सब गलत था, लेकिन दर्क्षा पतन की उस गर्त में कदम रख चुकी थी, जिसकी दलदल में कदम पड़ने पर इंसान उसके अंदर तक धंसता चला जाता है। उनके बीच एक बार अवैध संबंधों का जो सिलसिला शुरू हुआ तो उसने रुकने का नाम नहीं लिया। अपने संबंधों को उन्होंने काफी छिपा कर रखा। दिक्कत तब आई
जब सत्यवीर ने दर्शा की ससुराल भी जाना शुरू कर दिया। इसके बाद तो उनके संबंधों को चर्चा में आते देर नहीं लगी। उड़ते उड़ते यह बात सरफराज के कानों तक भी पहुंची, लेकिन उसने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। एक दिन जब वह सुध-बुध खोकर बाहों में समाये हुए थे तो सरफराज अचानक घर आ गया। उसने बीवी को गैरमर्द की बाहों में देखा तो आग बबूला हो उठा। उसने सत्यवीर को खरी खोटी सुनाई तो वह सिर झुकाए चुपचाप निकल गया। इसके बाद उसने दर्शा को जम कर लताड़ा। मैं आज तक यही समझता रहा कि तुम पाकसाफ औरत हो, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी नापाक हो। अपने यार के साथ न जाने कब से गुलछर्रे उड़ा रही हो। दर्शा की गलती थी, इसलिए उसने खामोश रहना ही बेहतर समझा। इस घटना के बाद दर्शा वक्ती तौर पर बदल गई, लेकिन जल्दी ही उसने फिर से पुराना ढर्रा अख्तियार कर लिया। दरअसल वे दोनों एक दूसरे की जिस्मानी जरूरत का जरिया बन चुके थे। सत्यवीर को लेकर घर में आए दिन झगड़ा होने लगा। यह झगड़ा बढ़ता तो सरफराज उसके साथ मारपीट भी कर देता। दिसंबर 2016 के दूसरे सप्ताह में दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। नाराज होकर दर्शा अपने मायके चली गई। इस दौरान वह सत्यवीर के बराबर संपर्क में रही। सत्यवीर उससे मिलने दिल्ली भी गया। तब दर्शा ने मायूसी से कहा, तुम जानते हो सत्यवीर, मैं क्या कुछ झेल रही हूँ। यह पक्का है कि अब सरफराज मुझे कभी तुमसे नहीं मिलने देगा, लेकिन मैं तुमसे मिले बिना रह नहीं सकती। अब तुम्हारी खातिर उसके जुल्मों से मेरी जान भी चली जाए तो मुझे परवाह नहीं। सत्यवीर ने उसके होठों पर अपनी हथेली रख कर कहा, कैसी मनहूस बातें करती हो तुम। जान ही जाएगी तो तुम्हारी नहीं, सरफराज की जाएगी। मैं खुद भी कब से यही चाहती हूँ। अपने प्यार के लिए इस दीवार को आज नहीं तो कल हमें गिराना ही होगा। तड़प भरी जिंदगी मैं अब और नहीं जी सकती। बस उसी दिन सत्यवीर ने सरफराज की हत्या करने का मन बना कर कहा, फिक्र न करो, मैं जल्दी ही कुछ करूँगा। इसके बाद सत्यवीर वापस चला आया। वह जानता था कि हत्या करना उसके अकेले के वश में नहीं है। उसने दर्शा से अपने रिश्तों की बात बताकर कस्बा जारचन निवासी अपनी बुआ के बेटे रवि और ग्राम लखनावली निवासी दोस्त नितिन से इस मुद्दे पर बात की। सत्यवीर शातिर था। वह जानता था कि ये लोग बिना लालच के साथ नहीं देंगे, लिहाजा उसने उनके सामने लालच का पासा फेंकते हुए कहा, तुम लोग साथ दोगे तो तुम लोगों को भी हमेशा दर्शा के साथ मौज मस्ती कराऊंगा। अगर वह नहीं मानी तो रवि ने सवाल किया। मैंने उसके सामने शर्त रख दी थी और वह इसके लिए खुशी खुशी तैयार है। इसके बाद वे दोनों भी उसका साथ देने को तैयार हो गए। इसके बाद उन्होंने सरफराज की हत्या की योजना बना डाली। 2 जनवरी को सरफराज दर्शा को लेने ससुराल गया तो दर्शा ने यह बात सत्यवीर को फोन से बता दी। अगले दिन सत्यवीर रवि और नितिन को लेकर कार से दिल्ली चला गया और दर्शा के बताए स्थान पर खड़ा हो गया। सरफराज और दर्शा वहां पहुंचे तो सत्यवीर ने बताया कि वे लोग दिल्ली किसी काम से आए थे, अब वापस जा रहे हैं। योजना के मुताबिक दर्शा ने उन्हें भी साथ ले चलने को कहा। सरफराज उनके झांसे में आ गया। रास्ते में सभी ने चाय पी। दर्शा ने चकमा देकर सरफराज की चाय में नशीली दवा मिला दी, जिसके बाद वह कार में ही सो गया। दर्शा को सिकंदराबाद उतार कर सत्यवीर सरफराज को अपने गांव के जंगल में ले गया, जहां तीनों ने मिलकर फावड़े से गला काटकर उसकी हत्या कर दी। बेहोशी के चलते वह विरोध भी नहीं कर सका। इसके बाद उन्होंने शव को एक गड्ढे में दबा दिया और अपने अपने घर चले गए। उधर दर्शा ने सरफराज के गाजियाबाद में रुकने की मनगढ़ंत कहानी सुना दी, लेकिन वह अपने ही जाल में उलझ गई। शौहर बीवी के रिश्ते विश्वास के होते हैं। जब कोई इस तरह से किसी को धोखा दे तो अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। दर्शा ने भी शौहर को धोखा देकर पतन की दलदल में कदम न रखे होते तो ऐसी नौबत कभी न आती।
पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ लिखापढ़ी करके न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।